हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे मैं ऐसा क्यों हूँ का पार्ट 2। पहली बार कोई लड़की मेरे इतने करीब हुई थी। झटका लगना फितरी सी बात थी। वो पीछे हटी, कहने लगी घर में चोर घुस आए हैं, मैंने खुद देखे हैं। मैंने कहा वहाँ मैं तुम्हारा। मेरे गार्ड्स भी इस वक्त मेरे पास पहुँच गए थे। कहने लगे सर पूरे घर को अच्छे से देख लिया है, घर में कोई नहीं है और घर का सामान भी बिखरा हुआ नहीं है जिससे ये लगे कि चोर आए थे। मैंने यमनी की तरफ देखा। मैंने कहा सुन लिया तुमने, कोई चोर नहीं आए थे। वह कहने लगी आए थे, चौकीदार उन्हें देखकर ही भागा था। मैंने कहा ये कैसे चोर थे जो बिना कुछ चुराए चले गए। मुझे तो ऐसे लगता है तुम्हारे इस बंगले में भूतों का बसेरा हो चुका है। यह सुनकर उसका रंग फीका हुआ था और मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था। सामने से नजर आने वाली बहादुर सी ये लड़की अंदर से कितनी खौफजदा और डरपोक थी। वह कहने लगी ऐसे तो ना, कहीं भी मुझे ऐसी चीज़ों से बहुत डर लगता है। मैंने कहा तुम खुद देख लो, सिर्फ तुम्हें ही चोर नज़र आए हैं, घर में कोई चीज़ तो इधर उधर नहीं हुई, सब कुछ वैसे का वैसा है। खैर ये बताओ अब क्या इरादा है, तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ। यूसुफ की कॉल आई थी कि तुमने उसे कॉल करके कहा कि चोर आ गए हैं। यूसुफ मुझे इतना इंसल्ट ना करता मैं कभी ना आता, क्योंकि मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है। मेरी बात सुन के वो नज़रें चुराने लगी, शायद कुछ शर्मिंदा थी। कहने लगी मैं आपके साथ जाऊंगी। मैंने कहा आज जाओगी और चंद रोज़ बाद कहोगी कि मुझे वापस घर जाना है। तुम एक बार अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हें करना क्या है। मैं बार बार रात के 3 बजे अपनी नींद ख़राब करके यहाँ भूतों से मिलने नहीं आ सकता। मेरा ये कहना था कि अब वो मेरे करीब हो गई। नहीं नहीं, मैं दोबारा नहीं आऊँगी, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कहा ओके चलो। मैं ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा था और वो पिछली सीट पर। घर पहुंचते ही वो अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में। मेरे लिए मुश्किल नहीं था इस जरा सी लड़की को मज़ा चखाना। आज की बात सोच समझकर घर से कदम बाहर निकालेगी, मैं अपनी तरफ से इत्मीनान हो चुका था। वह घर आकर सीधा अपने कमरे में गई थी। मेरे नंबर पर यूसुफ की फिर से कॉल आने लगी। मैंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा हाँ यार, यमनी आ गई है मेरे साथ, तुम फिक्र मत करो। और घर पर कोई चोर नहीं था, शायद उसे वहम हुआ था। सब कुछ तुम्हारा बाहिफाजत रखा था और इस बार मैंने खुद घर को लॉक किया है। वह कहने लगा आलिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ मैं बहुत परेशान हूँ, आप बेफिक्र रहें, मैं यमनी को बहुत डांटूंगा। मैंने कहा वो तुम्हारा और तुम्हारी बहन का मामला है, बस उसे इतना समझा देना कि जो मैं कहूँ बस वही किया करे। मुझे लड़कियों में इतनी खुद मुख्तारी पसंद नहीं है। वो कहने लगा बेफिक्र रहें, मैं उसे समझा दूंगा। मैं अपने कमरे में आके सो चुका था। सुबह जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो यमनी के कमरे से मुझे रोने की आवाज़ें आ रही थी। भाई मुझे क्या पता था कि घर में भूत घुस आएंगे। अच्छा आप नाराज़ ना हो, मैं इस विलन की बात मान लिया करूँगी। यह सुनकर मुझे तब चढ़ गई। पता नहीं इस लड़की का मसला क्या था, मुझे विलन क्यों कहती थी। मैंने उसकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा विलन का किरदार अदा किया था, ये क्यों मुझे गुस्सा दिलाती थी। एक बार मैं अभी ऑफिस में ही था जब तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। और कराची में बारिश एक मुसीबत की तरह नाजिल होती है। सड़कों का बहुत बुरा हाल होता है और ट्रैफिक इस कदर यहाँ होता है कि घर जाना महल हो जाता है। इसलिए मैंने ऑफिस के स्टाफ को भी जल्दी छुट्टी दे दी और ख़ुद भी घर जाने लगा। जैसे ही चौकीदार ने बंगले का दरवाज़ा खोला और मैंने गाड़ी पोर्च में खड़ी की तो सामने लॉन में मेरी नज़र पड़ी। वह लड़की तेज़ तूफ़ानी बारिश में नहा रही थी। उसे देखकर मुझे गुस्सा आया था, क्योंकि वो बच्चों की तरह बारिश में नहा रही थी। वहाँ 2 ड्राइवर थे, माली था, क्या उसे अकल नहीं थी। अपने घर में तो नहीं थी कि जैसा चाहे नहाती। मेरी नज़र ड्राइवर पर पड़ी तो वो मुंह खोले उसे देख रहा था। मैंने कहा ये तुम क्या देख रहे हो। फ़ौरन से वो भी नज़र चुरा गया। मैंने कहा खबरदार जो किसी ने उसकी तरफ देखा तो। यमनी ने हाथ में पाइप भी पकड़ रखा था, जिससे शायद वो खामखा पौधों को और बाग को पानी दे रही थी। पता नहीं किस फिल्मी दुनिया में रहती थी ये लड़की। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया था। बहरहाल मैं जैसे ही लॉन में पहुंचा, मुझे देखते ही वो भी खड़ी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा पाइप सीधा मेरी तरफ हुआ था। एक पल में उस पाइप से निकलने वाली पानी में मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। मैंने कहा बदतमीज़ लड़की, ये क्या कर रही हो तुम। मेरा ये कहना था कि उसे अपनी गलती की एहसास हुआ। उसने जल्दी से पाइप ज़मीन पर रख दिया
सॉरी मुझे नहीं पता था, आप अचानक से मेरे सामने आ गए थे। मैंने कहा ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मुझे उस पर इतना गुस्सा आता इतना कम था। पता नहीं उसे आदत थी सामने वाले को जज करने की। बारिश हो रही है, एंजॉय करें। मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। मैंने कहा एंजॉय कर रही हो या दूसरों को एंजॉय करवा रही हो? चलो अंदर। वो कहने लगी, मैंने आपको क्या कहा? क्या मुझे अपनी मर्जी से बारिश में नहाने का भी हक नहीं है? ये तो कोई पाबंदी नहीं हुई, और इस तरह की पाबंदियाँ मैं अपने ऊपर लेती भी नहीं हूँ। मैंने कहा तुम सीधी तरह चल रही हो या मैं यूसुफ को फ़ोन करूँ? यह कहकर मैं लॉन्च की तरफ चला गया। कहने लगी आ रही हूँ। एक तो आपको पता नहीं क्या हर वक्त नाक पे गुस्सा रखते हैं। मैंने जेब से मोबाइल निकाला क्योंकि गीला हो चुका था। कहने लगी क्यों फ़ोन कर रहे हैं भाई को? इतनी सी बात है, भाई को परेशान क्यों कर रहे हैं? मैं अब अंदर तो आ गई हूँ, पता नहीं क्या मुसीबत है यार। वह मुंह में बड़बड़ाई थी। मैंने कहा कि कुछ कहा तुमने? कहने लगी नहीं, कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे में आया, अपने गीले कपड़े उतार कर वॉशरूम में लटकाए, शावर लेकर कपड़े चेंज करके बाहर आया। तब तक वो भी कपड़े बदल के आ चुकी थी, लेकिन मुसलसल छींके मार रही थी। मैंने कहा शौक पूरा कर लिया तुमने नहाने का, अब छींके क्यों मार रही हो? कहने लगी ये तो बस ऐसे ही। अच्छा मुलाजिमा से कह दे पकोड़े बना दे, मुझे बारिश में पकोड़े बहुत पसंद हैं। मैंने कहा तो ये तुम खुद भी कह सकती हो। कहने लगी वो मना कर देती थी, कहती है वही बनेगा जो आलिम साहब कहेंगे। बहरहाल मैंने मुलाजिमा से कहा कि इसे पकोड़े बना कर दे दें। कुछ ही देर में टेबल पे पकोड़े रख दिए गए, लेकिन प्लेट सिर्फ एक ही थे। कहने लगी आप नहीं खाएंगे? मैंने कहा नहीं, मुझे पसंद नहीं है। अरे ऐसे कैसे पसंद नहीं है, बहुत मज़े के होते हैं। मैंने कहा मुझे नापसंद है। यमनी कहने लगी बड़ी ही अजीब इंसान है आप, कोई ढंग की चीज़ भी खाते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज़रूरत भी रखती हैं। बड़ी आराम से अपनी कुर्सी से उठी, पकोड़े पे चटनी लगाई और मेरे मुंह के पास ले आई। कहने लगी जल्दी से मुंह खोले, खाकर तो देखे, बहुत मज़े का है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तमीज़ है? कहने लगी लो अब मैंने क्या बदतमीज़ी कर दी? अच्छा ना, जल्दी से मुंह खोले। ज़बरदस्ती उसने वो पकौड़ा मेरे मुंह में ठूसा था, मजबूरन मुझे खाना पड़ा। कहने लगी है ना मज़े का? मैंने कहा देखो लड़की, मैं जितना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तमीज़ के साथ रहूँ, तुम इतनी ऐसी हरकतें करती हूँ कि मेरा जी चाहता है कि तुम्हारा हशर बिगाड़ दूँ। मैंने चाय भी नहीं पी और उठकर अपने कमरे में आ गया। कहने लगी लो भाई, अब मैंने क्या कर दिया? ना तो मुझे पकोड़े पसंद थे, ना ही इमली, और धनिए की खट्टी चटनी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं अपने कमरे में आया और मुलाजिमा से कहा कि कॉफ़ी मुझे दे दो, क्योंकि चाय तो पी नहीं सका था। अभी भी बाहर बहुत तूफ़ानी बारिश थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नौकर अपने कमरे में जा चुके थे। मैं उठकर खिड़की के पास आ गया, पर्दा हटा के बाहर की बारिश देखने लगा। अगले रोज़ छुट्टी थी, इसलिए मेरा इरादा देर तक जागने का था। सोच रहा था कोई मूवी देख लेता हूँ। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। मुलाजिमीन तो अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो वो लड़की छींके मारे जा रही थी। मैंने कहा अब तुम्हें क्या हुआ? कहने लगी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मुझे बुखार हो रहा है। देखे लेकिन मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे जिस्म में बहुत दर्द है। मैंने कहा तो और नहाओ बारिश में। अभी भी वो छींके मार रही थी। मैं ज़रा सा पीछे हट गया। कहने लगी कोई टैबलेट है आपके पास? मैंने कहा मैं देखता हूँ। मैं अपने कमरे में आ गया, वो भी मेरे पीछे। मेरे कमरे में आकर बेड में बड़े आराम से बैठ गई। मैं साइड टेबल के दराज देखने लगा। मुझे कहीं भी मेडिसिन नहीं मिल रही थी। मैंने कभी कोई ज़्यादा मेडिसिन यूज़ भी नहीं की थी। कुछ देर तो वो बैठी रही और मैं मुख्तलिफ दरवाज़ों में उसके लिए मेडिसिन ढूंढता रहा। जब पलट कर देखा तो वो मेरे ही बेड पर सो चुकी थी। मुझे हैरत हुई और गुस्सा भी आया। मैंने कहा यमनी, लेकिन वो बेफिक्र होकर सो रही थी। पहले तो जी चाहा उसे हिला दूँ, लेकिन उसका चेहरा वाकई गुलाबी हो रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उसकी पेशानी पर अपनी हाथ की पुश्त रखी। वाकई उसे बुखार हो रहा था और काफ़ी तेज़ बुखार था। मैंने उसे कंबल उड़ा दिया और खुद सोफे पर जाकर बैठ गया। मेरे साथ सबसे बड़ा मसला ये था कि मुझे अपनी चीज़ों की, अपने कमरे की आदत थी, और बहुत बुरी आदत थी। मुझे अपने कमरे और अपने बेड के अलावा नींद कहीं नहीं आती थी। कभी मैं बाहर किसी दूसरे शहर ऑफिस के काम से जाता तो ठीक से सो नहीं पाता। जितने दिन भी मुझे बाहर रहना पड़ता था, मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। मेरा घर, मेरा कमरा मुझे नज़र नहीं आता था।
मैं चाहता वो दूसरे कमरे में भी जाकर सो जाता, लेकिन जानता था कि नींद नहीं आएगी, इसीलिए मैं सोफे पर ही लेट गया। कुछ देर बाद मेरी आँख यमनी की हाय हाय पे खुली थी। मैं उसके पास गया। मैंने कहा, क्या हुआ? वो अभी भी नींद में थी या नींद की जोश में थी। जैसे ही मैंने उसे हिलाया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने दोनों हाथों में ले लिया और मेरा हाथ अपने सर के नीचे रख दिया। यूसुफ भाई, अम्मी याद आ रही हैं। मेरे सर में बहुत दर्द है, प्लीज़ अम्मी की तरह सर दबा देना। शायद वो होश में नहीं थी। मुझे यूसुफ समझ रही थी। मैंने अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाना चाहा, लेकिन वो अपनी उंगलियां मेरे हाथों की उंगलियों में बंद कर चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जिस हालत में वो लेटी थी उस पर गुस्सा भी नहीं आ रहा था। मजबूरन मैं बेड पर बैठ गया। मेरा हाथ अपने सर के नीचे रखकर सो चुकी थी। सर में दर्द हो रहा है यूसुफ भाई, प्लीज़ अम्मी की तरह दबा देना। मैंने आज तक कभी अपना काम खुद नहीं किया था और उस लड़की का सर दबाना नामुमकिन सी बात थी। राबेल से भी छोटी उम्र की थी। वालिदैन क्या होते थे, उनकी ज़िंदगी से अचानक चले जाना क्या होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था। बहरहाल मैंने उसका सर दबाना शुरू कर दिया। पहली बार उसके चेहरे को मैंने बड़े गौर से देखा था। खूबसूरत लड़की थी। मेरी ज़िंदगी में आने वाली शायद वो पहली लड़की थी जिसकी खातिर मैंने अपनी रात काली की थी। बेड के क्राउन से टेक लगाए मैं अपने आंखें बंद कर चुका था। नींद से मेरी हालत ऐसी थी कि लगता था नींद की शिद्दत से वहीं बेड पर ही लेट जाऊंगा। लेकिन ये एक गैर मुनासिब सी बात थी। मैं चाहता तो अपने हाथ ज़बरदस्ती से उसके हाथों से खींच सकता था, लेकिन फिर वो जाग जाती। शायद अपनी गलती का एहसास भी उसे हो जाता। शायद अपने कमरे में चली जाती। लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि नहीं कर पाया, मुझे नहीं पता। रात को कई घंटे मैं उसके चेहरे को देखता रहा। बिला वजह चाहता तो ना देखता। सुबह 7 बजे भी वो हाय हाय कर रही थी। जब मैंने कहा, उठो, तुम्हें डॉक्टर ले जाता हूँ। मैं वैसे ही नींद ना पूरी होने की वजह से चिड़चिड़ा सा था। अजीब सी आदत थी मेरी। मैं अपनी नींद नहीं ख़राब कर सकता था, लेकिन आज रात को इस लड़की के लिए कर चुका था। उसकी आँख खुली तो कुछ होश व हवास में थी। पहले उसने देखा, जब अपने दोनों हाथों मेरा हाथ देखा तो करंट की मानिंद मुझसे पीछे हटी थी। कहने लगी, ये आप मुझे अपने कमरे में क्यों लाए हैं? वाट? उसकी बात कुछ ऐसी थी कि बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला था। कहने लगी, मैं अपने कमरे में सो रही थी, न तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैंने कहा, मैं उठा कर लाया हूँ। कहने लगी, आपको शर्म नहीं आई? मैंने कहा, वो लड़की, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम खुद आई हो, तुम मेरे कमरे में। कहने लगी, हो ही नहीं सकता, मैं भला क्यों आपके कमरे में आने लगी? मैंने कहा, इसका मतलब ये कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कहने लगी, ये आपको पता होगा। वो फ़ौरन से खड़ी हो गई, अपना दुपट्टा ओढ़ने लगी जो वो लाई ही नहीं थी। कहने लगी कि मेरा दुपट्टा कहाँ है आपने? मैंने कहा, तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगा। ये तुम्हारा बुखार है ना, ये मेरे एक थप्पड़ से ठीक हो जाएगा। एक तो तुम रात को मुंह अंधेरे उठ के मेरे कमरे में आई हो, वो भी बिना दुपट्टे के। मुझे मेडिसिन का कहा और ख़ुद यहाँ पर मेरे बेड पर सो गई। पूरी रात मैं सो नहीं सका। यह सुनकर कहने लगी, आप सच कह रहे हैं? मैंने कहा, और क्या? कहने लगी, शायद मुझे नींद में चलने की आदत है। मैं नींद में चल के आपके कमरे में आ गई होंगी, लेकिन आपको मुझे झंझोड़ कर उठा देना चाहिए था। यूसुफ भाई भी उठा देते हैं। मैंने कहा, मुझे क्या पता कि तुम्हें कौन कौन सी गंदी आदतें पड़ चुकी हैं। देखो, जब से तुम यहाँ आई हो मैं आज ही जा चुका हूँ। पता नहीं यूसुफ कब वापस आएगा। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहे थे। मैंने कहा, अब रो क्यों रही हो? कहने लगी, मुझे यूसुफ भाई की याद आ रही है। मुझे यूसुफ भाई के पास जाना है। उनसे कहें वापस आ जाएं। मैंने कहा, फ़िलहाल जाओ अपने कमरे से अपना दुपट्टा पहन कर आओ, तुम्हें डॉक्टर पर ले जाऊँ। वह अपने कमरे में चली गई, दुपट्टा भी पहन कर आई। मैंने कहा, ड्राइवर के साथ तुम्हें भेज देता हूँ। कहने लगी, नहीं, आप मेरे साथ जाएं, मैं ड्राइवर के साथ नहीं जाऊँगी। मैंने कहा, अजीब जिद है तुम्हारी। कहने लगी, हाँ है, मैं आपके साथ जाऊँगी डॉक्टर को। आप बताएंगे कि मुझे बुखार है। मुझे आदत नहीं है डॉक्टर से बात करने की, हमेशा यूसुफ भाई करते थे। मैंने कहा, मैं तुम्हारा यूसुफ भाई नहीं, समझी ना। मेरी नींद से हालत ख़राब हो रही थी। कहने लगी, मैं आपकी ज़िम्मेदारी तो हूँ ना, जब तक मेरे भाई ना आ जाते तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। मैं आपके साथ जाऊँगी। मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर को ही बताया उसे बुखार है।
डॉक्टर ने मेडिसिन दी। कहने लगा, अक्सर बारिश में नहाने से हो जाता है। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा बारिश में नहाई है। दवाई खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो चुकी थी। एक बार मैं ऑफिस से वापस आया तो उसकी आवाज़ें मुझे किचन से आ रही थी। साथ में मुलाजिमा बार बार कह रही थी, बेबी जी आप ये क्या कर रही हैं? अरे आलिम साहब हमें डांटेंगे। कहने लगी, कुछ नहीं कहते आपको। वैसे भी आपको एक बात बताऊं, ये जो आलिम साहब है ना, उन्हें खामखा डांटने की आदत है। ये अपनी आदत से मजबूर हैं। ऐसे तो मैं उन्हें विलन नहीं कहती। उनकी शक्ल देखी है? कभी मैंने आज तक कभी उन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। बिल्कुल किसी विलन की तरह अपने चेहरे पर गहरी संजीदगी सजाए रखते हैं। मुलाजिमा कहने लगी, हाँ साहब जी कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन शादी होगी तो ठीक हो जाएंगे। जब बीवी आती है तो बड़े बड़े सख्त मिजाज भी नरम पड़ जाते हैं। वो कहने लगी, वो नहीं पढ़ने वाले। वैसे भी जिस किस्म के हैं ना, कोई भी लड़की उनसे शादी नहीं करेगी। देख लीजिएगा, आपने फिल्म में देखा है ना, कभी कोई हीरोइन विलन के साथ आई भी है? नहीं आती ना, इसलिए उनके साथ भी कोई नहीं आएगी। लड़कियां हमेशा हीरो टाइप लड़कों को पसंद करते हैं, जो मुस्कुराते हैं, लड़कियों के पीछे पीछे फिरते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ऐसे लड़कों की डिमांड ज़्यादा है। जिस किस्म के तुम्हारे आलिम साहब हैं, उन्हें तो कोई लड़की पूछेगी भी नहीं। मुझे इसकी बात पर गुस्सा आया था। मैं किचन में आया तो वो पता नहीं क्या पका रही थी, साथ साथ मुलाजिमा से बातें कर रही थी। मैंने कहा, कनीज़ बीबी। मेरे कहने पे मुलाजिमा ने फ़ौरन से पलट कर देखा था। वो भी शायद जान चुकी थी कि मैं पीछे किचन में ही खड़ा हूँ। कहने लगी, जी साहब। मैंने कहा, ये लड़की किचन में क्या कर रही है? वो कहने लगी कि मैं अपने लिए पास्ता बना रही हूँ। मैंने कहा, ओके ठीक है, आपने खाना रेडी कर दिया है तो जल्दी लगा दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। जब वापस आया तो टेबल लग चुका था। उससे पहले कि मुलाजिमा मेरे प्लेट में खाना डालती, उस लड़की ने कहा, ये आप खुद खाना क्यों नहीं डालते? क्या आपके हाथों में दर्द होता है? मैंने उसे गुस्सा से देखा था। मैंने कहा, तुमसे मतलब अपने काम से काम नहीं रख सकती? कहने लगी, नहीं तो मुझे कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, आदत होनी चाहिए। मैंने कहा कि मुझे ऐसी आदत डालने की ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगी, अगर कनीज़ बीबी को बुखार हो गया और 4 दिन काम नहीं कर पाई तो फिर आप क्या करेंगी? मैंने कहा, दूसरी मुलाजिमा आ जाएगी, मेरे पास मुलाजिमीन की कमी नहीं है। कहने लगी, और अगर फ़र्ज करें सब के सब बीमार हो गए? मैंने कहा, तो फिर तुम कर लेना, तुम किस लिए हो? वो कहने लगी, क्यों? मैं क्यों करने लगी आपके काम? मैंने कहा, क्यों, मैं भी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गया था ना, तुम पर एहसान किया तो ये सब करके तुम भी एहसान उतार देना। कहने लगी, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपने काम खुद करने की आदत है, और मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने काम खुद करते हैं। मैंने कहा, ये सब काम तो हीरो करते हैं, विलन नहीं करते। मेरी बात सुनकर उसका चम्मच हाथ में रुका था। फिर कोई शर्मिंदा शर्मिंदा सी कहने लगी, मुझे ऐसे लोग भी अच्छे नहीं लगते जो पीछे खड़े होकर बातें सुने। मैंने कहा, मुझे भी ऐसी लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो पीछे से बुराइयां करें और विलन कहें। ये बात सुनकर कहने लगी कि आप अपने आप को बदल नहीं सकते। मैंने कहा, क्यों, मुझ में क्या बुराई है? ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, हर वक्त एंग्री यंग मैन बने रहते हैं। हालांकि अगर आप मुस्कुराएंगे तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। देखें, शक्ल सूरत ही बस काफ़ी नहीं होती, इंसान का मिजाज भी अच्छा होना चाहिए। अब देख लें मैं कितनी खूबसूरत हूँ, लेकिन अगर मैं हर वक्त माथे पर बल डाले सड़ा सा मुंह बना के रखूँगी तो मैं भी किसी को अच्छी नहीं लगूँगी। मैं इसलिए हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, इसीलिए तो सबको ही अच्छी लगती हूँ। मैंने कहा, मुझे तो नहीं अच्छी लगती। कहने लगी, आपको तो कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। एक भी दिन आपको ज़रा मुझे गौर से देखेंगे तो मैं आपको अच्छी लग रही होंगी। उसको शायद अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही एतमाद था। अच्छी तो शायद मुझे लगने लगी थी, लेकिन ये बात मैं अपने अंदर तस्लीम नहीं कर पा रहा था। मैं अपने कमरे में आकर पहली बार ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ा होकर मैंने खुद को देखा, और बाकी मेरी शख्सियत में कोई कमी नहीं थी। मैं ज़रा सा मुस्कुराया। पता नहीं क्यों उसकी कही हुई बातें मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। अगली रोज़ जब मैं घर आया तो शोर सा मुझे लाउंज में सुनाई दिया। देखा तो वो सोफे पर बैठी एक नौजवान लड़के से बातें कर रही थी। ये कौन है? मैंने नौजवान को पहले ही नहीं देखा था, और वह यमनी के इतने करीब से देखकर मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी।
जैसे ही मैंने उनके सामने आके खड़ा हुआ, वो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो कहने लगी, फैज़ान, ये राबेल भाभी के बड़े भाई हैं, आलिम। वो मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ, मेरी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने हाथ मिला लिया। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। बजाय कि वो नौजवान कोई जवाब देता, यमनी बोलने लगी, कहने लगी, ये मेरे खालाजाद हैं, फैज़ान। फिर कहने लगी, क्या ये यहाँ रह सकते हैं? बस सिर्फ 3-4 दिन के लिए आए हैं, फिर वापस लाहौर चले जाएंगे। मैंने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं, ये जब तक चाहे रह सकता है। वो कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ये तुम भी ना, मैं किसी होटल में रहूँगा, मैं तो बस इससे मिलने आया था। मैंने कहा, नहीं, ये ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप यहाँ रह सकते हैं। फिर मैंने मुलाजिम को आवाज़ दी। मैंने कहा, गेस्ट रूम की सफाई करवाओ, ये हमारे मेहमान हैं और यहीं रहेंगे। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये फैज़ान यमनी का खालाजाद कज़न होने के अलावा और क्या है। मैं सुबह जल्दी उठकर ही ऑफिस चला जाता था। यमनी के पेपर हो रहे थे, वो भी सुबह सुबह अपने कॉलेज चली जाती थी। जब मैं वापस ऑफिस से घर आया तो घर में एक अलग ही खामोशी थी। मैंने आते ही मुलाजिम से पूछा, ये यमनी बीबी नज़र नहीं आ रही, कहाँ है? मुलाजिम कहने लगी, सर वो तो फैज़ान साहब के साथ कहीं गई हैं, कह रही थी थोड़ी देर में आ जाएंगी। मैंने कहा, ऐसे कैसे चली गई, मुझसे पूछे बगैर? मुलाजिम मुझे कुछ हैरत से देखने लगा। मुझे शायद अपनी गलती का एहसास हुआ था। मेरी ग़ुलाम तो नहीं थी, मेरा उसके साथ रिश्ता ही क्या था कि मुझे बता कर जाती। मैं अपने कमरे में आ गया। पता नहीं है मुझे किसी बात पर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, बैग एक तरफ फेंका, फिर कोट उतार कर एक तरफ फेंका। शावर लेने के बावजूद मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। जब बाहर निकला तो खाना तैयार था। मैंने बचाए नौकरों से कहने के खुद अपने प्लेट में खाना डाला, 2 निवाले लिए और मैं मुलाजिमा पर चिल्लाने लगा, ये क्या बनाया है तुमने? बिल्कुल अच्छा नहीं बना। हालांकि खाना वैसे ही बना था जैसे रोज़ बनता था, लेकिन मुझे क्यों बुरा लग रहा था मैं नहीं जानता था। मैं ठीक से खाना भी नहीं खाया, अपने कमरे में चला गया। रात के 10 बज चुके थे और वो अभी तक नहीं आई थी। मैं बेचैन था। लैपटॉप पर काम करने के लिए बैठा तो काम नहीं हो रहा था। मैंने लैपटॉप बंद करके एक तरफ रख दिया। घड़ी की सुई चली जा रही थी। 11 बज गए थे, लेकिन बाहर की डोरबेल अभी तक नहीं बजी थी। तंग आकर मैंने यमनी को फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठा लिया। पीछे काफ़ी शोर था। मैंने कहा, कहाँ हो तुम? कहने लगी, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, रात के 11 बज रहे हैं। कहने लगी, तो क्या हुआ, ये कोई इतना ज़्यादा टाइम थोड़ी है, और वैसे भी मैं अकेली नहीं हूँ, अपनी कज़न के साथ हूँ। आप मेरी फ़िक्र ना करें, हम तो लेट नाइट ही वापस आएंगे, आप चाहे तो सो सकते हैं। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन मेरी बेचैनी उरूज पे थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों बेचैन हूँ, मुझे बुरा क्यों लग रहा है। वो मेरी कुछ भी तो नहीं लगती थी, फिर मुझसे ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा था कि वो फैज़ान के साथ बाहर गई है तो क्यों गई थी, और गई हुई है तो अभी तक क्यों नहीं आई थी। रात के 1 बजे वो लोग वापस आए थे और मैं पहली बार बेबस हुआ था। पहली बार मुझे लगा था कि यमनी मेरे लिए कोई आम सी लड़की नहीं रही, कुछ खास हो चुकी है। क्यों हो चुकी है मैं ये नहीं जानता था। उसका कज़न अगले रोज़ ही जा चुका था। कहने लगा, जिस काम के लिए आया था वो हो गया। लेकिन यमनी उदास थी। जब वो जाने लगा तो उसका हाथ पकड़ लिया। फैज़ान भाई, मेरे पेपर ना होते तो मैं भी आपके साथ लाहौर चली जाती। खाला के साथ बहुत मज़ा आता, इतनी ढेरों बातें होती। खाला और आपके साथ मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता। वो फैज़ान के हाथ पकड़कर उससे बात कर रही थी और मेरे अंदर जैसे आग लग रही थी। मेरी नज़र इन दोनों के हाथों में थी। वो कहने लगा, तो चलो ना मेरे साथ, मेरा भी तुम्हारे साथ बहुत दिल लग जाता है। अब घर जाऊंगा तो तुम्हारी बातें याद आएंगी। कहने लगी, पेपर है ना, इसलिए नहीं जा सकती, लेकिन आप अगर रुक जाते हैं तो मैं पेपर देती हूँ। यूसुफ भाई से कहूँगी कि मुझे लाहौर से वो मेरी प्लेन की टिकट बुक करवा देंगे, फिर आपके साथ चली जाऊँगी। वो कहने लगा, हाँ ज़रूर आ जाना फैज़ान, आई मिस यू। वो भी मुस्कुराते हुए चला गया। पता नहीं मुझे क्यों तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कहा, बड़ी बेतकल्लुफ़ हो तुम अपनी कज़न के साथ। कहने लगे, जी हाँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं ना, बिल्कुल हीरो जैसे। पता है आपको, कल मैंने उनके साथ बहुत इन्जॉय किया। उससे पहले कि वो कुछ बताती मैंने कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ये जानने की। वो कहने लगी, हाँ आप हैं ही विलन, आपको क्यों दिलचस्पी होगी। खैर, अगर मेरे पेपर ख़त्म हो गए तो मैं चली जाऊँगी,
ताकि मेरी बाकी की छुट्टियां बहुत अच्छी और यादगार गुजर सकें। यह कहकर अपने कमरे में चली गई। मैं अपनी बेबसी के हाथों मजबूर था। जैसे उसके पेपर ख़त्म हुए, यूसुफ आ चुका था और वो उसके हाथ साथ चली गई। भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। फिर राबेल के गले लग गई। खाना उन्होंने मेरे घर पर ही खाया था, लेकिन फिर अपने घर चले गए। इस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि मुझे घर काट खाने को तैयार है। हर वक्त लगता था जैसे यमनी यहीं कहीं है, कमरे से बाहर आ जाएगी। उसकी हंसी की आवाज़ें, बातों की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी थी। लगता था कि वो थी तो घर घर था। फिर शादी तो मुझे करनी ही थी। मैं सोच चुका था कि यूसुफ से यमनी का रिश्ता मांग लूँगा। वो मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ होता था, इसलिए मौका पाकर मैंने बात शुरू की। मैंने कहा, यूसुफ, तूने यमनी की शादी के बारे में नहीं सोचा? कहने लगा, इसके बारे में क्या सोचना है, अभी उसके बीए में 1 साल बाकी है, फिर वो आगे एमए करना चाहती हैं। 3 साल बाद ही कुछ सोचेंगे। मैंने कहा कि शायद मेरी बात तुम्हें कुछ अजीब सी लगे। मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे ये कह तो चुका था, लेकिन वो बेहद नर्वस था, बुरी तरह से घबरा गया था। क्योंकि आगे की कहानी अगली वीडियो में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।